हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आज की क्लास में मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं। यहाँ मैं आपको आज कराने वाला हूँ जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके जनरल साइंस के आने वाले हैं, जो कि आपका प्री टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। तो अगर आप पहला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको दूसरा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पहले एग्जाम पे भी फोकस करके चलना है स्टार्टिंग से ही। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि यहाँ पे जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रहने वाली है। देखिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में काफी ज्यादा संभावना है। तो सभी छात्र इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए। और दोस्तों मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप सभी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी छात्र यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे गए हैं, ताकि किसी भी छात्र को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज भी कर सकें। मैं आपको बता दूं, देखिए जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। तो आप सभी छात्र जो है एक्सप्लेनेशन को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। ठीक है, आपको बताना है कि प्राकृतिक रेशम का एक घटक इनमें से कौन सा है। पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आपको सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नाइट्रोजन जो है, देखिए नाइट्रोजन जो है वो एक प्राकृतिक रेशम का यानी कि नेचुरल सिल्क का एक घटक है, एक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप सभी को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हंसाने वाली गैस इनमें से कौन सी है। हंसाने वाली गैस, ठीक है, लाफिंग गैस आपको बतानी है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सल्फर आधारित कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। देखिए सल्फर आधारित कवकनाशी का उपयोग किया जाता है किस रोग में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, खस्ता फफूंदी। देखिए खस्ता फफूंदी में सल्फर आधारित कवकनाशी का उपयोग किया जाता है खस्ता फफूंदी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगें होती हैं। आपको बताना है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो किस तरह की वेव्स यहाँ पे होती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है क्वेश्चन बोल रहा है, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। यह किसके द्वारा समझाया गया है, किस नियम के द्वारा समझाया गया है कि अगर आप एक बस में बैठे हैं और दोस्तों बस चल रही है, अचानक बस रुकती है तो आपको आगे की ओर धक्का लगता है। तो ये किस नियम के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए देखिए। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा ये समझाया गया है, यदि आप एक बस में बैठते हैं और दोस्तों बस अचानक रुकती है, चलती हुई बस जब रुकती है तो आपको आगे को और धक्का लगता है, ठीक है। तो ये जो समझाया गया न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा समझाया गया है। अब हम दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विराम अवस्था या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है
यह विराम अवस्था या स्थिर गति से एक सीधी अवस्था में चलता ही रहेगा जब तक कोई इस पर बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम ना किया है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यदि आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो दोस्तों आप चलते रहेंगे, यदि जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, जिसको भी हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में भी समझ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सभी छात्रों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। देखिए सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। आप सभी को पता है दोस्तों, मनुष्य तो नाक से सांस लेता है, नाक से सांस लेता है। ठीक है, मनुष्य, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आपको पता है बंदर भी नाक से सांस लेता है, नाक से सांस लेता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और दोस्तों आपको भी पता है सांप जो होता है वो भी यहाँ पे नाक से सांस लेता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी देखिए, केंचुआ। केंचुआ यहाँ पे अपनी त्वचा से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं लेता, उसकी नाक यहाँ पे नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते? देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। गलफड़े आपको यहाँ पे बताने किस में नहीं होते। तो आप देखिए ऑक्टोपस, और यहाँ पे दिया गया है स्क्विड, और दिया गया है क्लाउन फिश, और दिया गया व्हेल। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्हेल होती है ना, व्हेल मछली, ठीक है, व्हेल मछली जो होती है इसमें यहाँ पे गलफड़े नहीं होते हैं। चाहे वो ऑक्टोपस हुआ, स्क्विड हुआ, क्लाउन फिश हुआ, इन सभी में यहाँ पे गलफड़े पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो गलफड़े होते हैं वो गलफड़ा होता क्या है। देखिए गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो कि सांस लेने वाला अंग होता है। जैसे मनुष्य का नाक होती है सांस लेने वाला अंग, इसी तरीके से जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली वगैरह हो गई, इन सभी के यहाँ पे गलफड़े जो होते हैं वो श्वसन अंग की तरह काम करते हैं, जो कि अधिकांश जलीय जीवों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, गलफड़े पानी से घुलित ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पानी से घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ से आप बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ऑक्टोपस हुआ, स्क्विड हुआ, क्लाउन फिश हुआ, टेडपोल है, झींगा, ये आदि सभी में यहाँ पे जो गलफड़े जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं। और व्हेल मछली एक ऐसी है उसमें श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। दोस्तों व्हेल मछली में सांस लेने वाले जो अंग होते हैं ना वो फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखा होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, व्हेल मछली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेल मछली अपने फेफड़ों से सांस लेती है, गलफड़ों से सांस नहीं लेती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान यानी कि मास, देखिए मास के बारे में चर्चा की गई है और वेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको बताना है मास और वेट ये एक कैसी राशि हैं। द्रव्यमान एक सदिश राशि है और वजन एक अदिश राशि है। दोनों सदिश राशियाँ हैं, दोनों अदिश राशियाँ हैं, या द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वजन एक सदिश राशि है। तो आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों यहाँ पे अदिश राशि होती है, अदिश राशि को यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे देखिए, जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान एक दोस्तों यहाँ पे अदिश राशि है और जो वजन है वेट जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे एक सदिश राशि है। अब हम दोस्तों थोड़ा सदिश और अदिश राशि के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये सदिश राशि कौन सी होती हैं और अदिश राशि कौन सी होती हैं। यहाँ पे आप देखिए पहले अदिश राशि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियाँ या अदिश कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें यहाँ पे अदिश राशि कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, घनत्व हुआ, समय, तापमान, विद्युत धारा, और यहाँ पे दीप्त तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता जो होती है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके अदिश राशि के उदाहरण हैं। अब हम सदिश राशि को थोड़ा देख लेते हैं। सदिश राशि वह होती हैं जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा
दोनों होते हैं और सदिश जोड़ के नियमों का पालन करती हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। इसके उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल, संवेग और वजन, ये सभी यहाँ पे सदिश राशि के उदाहरण है। तो आप सभी छात्र जो है इन पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, तो आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या कौन सा उपकरण हम लगाते हैं कि विद्युत धारा पता चल जाए कि इस वायर में विद्युत धारा फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर होता है, ट्यूब टेस्टर होता है, अल्टीमीटर होता है या फेदोमीटर होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं इस वायर में इतनी करंट फ्लो यहाँ पे हो रही है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो फेदोमीटर होता है वो क्या करता है। दोस्तों फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं फेदोमीटर से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। दोस्तों आज की क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर सभी छात्र इस वीडियो को या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसका रेस्पॉन्स जो है वो अच्छा रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इसे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एमीटर परिपथ के साथ में जुड़ा होता है। आपको बताना है कि जो एमीटर होता है वो सर्किट में कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, या पैरेलल और सीरीज दोनों में जुड़ा होता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए जो एमीटर होता है ना वो सर्किट के सीरीज में जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें ना करंट पता करता है। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेजर करता है। एमीटर किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। तो एमीटर को हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर जो है किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट के पैरेलल में लगा होता है, और यहाँ पे एमीटर जो है सर्किट के सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे आज के। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि आपके बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। भाभा एटॉमिक एग्जाम को अगर आपको निकालना है इस एग्जाम को, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इलेक्ट्रिकल गोपाल से जोड़ लीजिए, और दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।